नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आपको रोज़ सुबह उठकर अखबार देखने चाहिए। खबरों में जो मुद्दे हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए और निबंध लिखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे इजराइल और गाज़ा के बीच जो संघर्ष चल रहा है, गाज़ा पर हमले चल रहे हैं इजराइल के, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के रखिए, कभी निबंध लिखना पड़े तो। रूस और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है उसके बारे में निबंध लिखना पड़े तो वो पढ़ के रखिए। दुनिया के और बहुत से देशों में, जैसे अभी ईरान, वहाँ राष्ट्रपति एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, उनके बारे में भी निबंध लिखना पड़े तो थोड़ा जानकारी रहनी चाहिए। मैं मेरे शहर की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के हर शहर में, हर गांव में, हर प्रदेश में ईरान के राष्ट्रपति के मरने पर राजकीय शोक रहा, पूरे देश में रहा। यहाँ भी था, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी था राजकीय शोक। मैं ईरान के इस राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहा था तो इसको बूचर ऑफ तेहरान कहा जाता था। बूचर ऑफ तेहरान, तेहरान का कसाई मतलब होता है उसका। इतिहास जो है इस आदमी का वो बतलाता है। मैंने भी इसीलिए पढ़ा इतिहास कि मुझको निबंध लिखना पड़ा, कभी तो कैसे लिखूंगा। तो इतिहास बताता है ईरान के इस मारे गए राष्ट्रपति का कि ये एक ऐसे कमेटी का मुखिया था जो कमेटी वहाँ मौत की सजा देती थी। और शायद 3 हफ्ते के दौर में, 3 हफ्ते के भीतर इस कमेटी के इस मुखिया ने 5000 से ज़्यादा लोगों को मौत की सज़ा दी थी। ईरान के कुछ हिस्सों में पटाखे भी फोड़े गए इसके मरने पर। लेकिन हिंदुस्तान के साथ ईरान के दोस्ताना संबंध हैं। सरकारें न भी चाहें, शिया मुस्लिम था ये राष्ट्रपति, सरकार चाहे न चाहे राजकीय शोक रखना पड़ा यहाँ पर। मैंने भी देखा राजकीय शोक था यहाँ, तो मैंने पढ़ लिया इसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, कि अगर मुझको कहीं निबंध लिखना पड़ा तो क्या होगा। आप सोचेंगे निबंध की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ। निबंध एक बड़ा ढाल है, हथियार तो मैं नहीं कहूँगा, ढाल है बहुत बड़ा। आपकी जेल जाने की नौबत हो तो एक निबंध आपको बचा सकता है। किसी फिल्म का है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, क्या बाबू, ऐसा कुछ है। मैं ज़्यादा फिल्म देखता नहीं तो मुझको नहीं मालूम है। ऐसे ही 300 शब्दों के एक निबंध की कीमत तुम क्या जानो, ये नई सुर्खी है अखबार की। महाराष्ट्र का जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है पुणे, वहाँ पर अभी 18 तारीख को शनिवार की रात दावत और पार्टियों की रात रहती है, ताकि इतवार को दिन भर सो सकते हैं लोग। लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनके लिए हर दिन शनिवार और इतवार है, ऐसे लोग भी पार्टी मनाते हैं। एक लड़का वहाँ पर, 17 बरस का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ एक जगह दारू पी रहा था, एक पब में। वीडियो पे कैद है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद निकला, आधी रात के बाद एक दूसरे पब में दारू पी रहा था, साथ में दोस्त थे। उसके बाद निकला बाप की दी हुई गाड़ी, बाप पुणे का बहुत बड़ा बिल्डर, उसकी दी हुई गाड़ी। 2 जगह दारू पी के निकले हुए लोग, 17 बरस उम्र, 2 करोड़ की पोर्श। मैं तो इसका उच्चारण भी ठीक से नहीं जानता था, इसके अंग्रेजी के हिज्जे जो हैं वो मेरी जैसी सामान्य समझ के लोग जो हैं उसको पोर्चे वोर्चे कुछ बतलाएंगे, लेकिन कहते हैं लोग कि पोर्श इसका नाम है। मैंने बीबीसी पे देखा है, बीबीसी पोर्श लिख रहा है तो मैं पोर्श कह रहा हूँ। 2 करोड़ की पोर्श कार, 160 किलोमीटर की रफ्तार, बदन में भरी हुई दारू, साथ में 3-4 लड़के। मोटरसाइकिल पे एक लड़का लड़की जा रहे थे, उनको ऐसी टक्कर मारी कि 20-25 फीट दूर ऊपर या दूर गिरे, दोनों वहीं मर गए। एक लड़का और लड़की, नौजवान थे, नाबालिग नहीं थे वो। नाबालिग ये था कार चलाने वाला। कार के आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं,
सोचते चलिए, गाड़ी चलाने की उम्र नहीं, उसका लाइसेंस नहीं, आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं, रात के 2:30 बजे नशे में धुत गाड़ी चलाते हुए इस लड़के ने 2 लोगों को मार डाला। कुछ लोग गाड़ी से निकल के भाग गए, दोस्त लोग, लेकिन इस लड़के को, गाड़ी चलाते लड़के को भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उसने पकड़ लिया। दारू पीना बड़ा बुरा रहता है, दारू के नुकसान बहुत रहते हैं। एक नुकसान यह है कि भाग नहीं पाया ये। अगर दारू नहीं पिया रहता तो भाग सकता था। आप अगर पीते हैं तो इसके हाल को देखकर समझ लीजिए। बिना पिए आप गाड़ी चलाएं तो ऐसे एक्सीडेंट का खतरा भी कम रहता है। एक्सीडेंट हो जाए तो भागने वाले भाग भी सकते हैं। मैं हौसला नहीं बढ़ा रहा हूं भागने का, लेकिन ये लड़का नहीं भाग पाया, पिया हुआ था। बाप बहुत बड़ा बिल्डर कहलाता है पुणे का, मुझको नहीं मालूम 2 करोड़ की कार रखने वाला कितना बड़ा होता है, बड़ा ही होगा। जब अगले दिन इतवार को जुवेनाइल कोर्ट, जो कि नाबालिगों के लिए अदालत रहती है, वहां इसको पेश किया गया। इसको 1 घंटे के भीतर जमानत मिल गई। वहां से इस लड़के को 1 घंटे के भीतर जमानत मिल गई वहां से। बड़ी दिलचस्प जमानत मिली है, उस पर आ रहा हूं अभी मैं अपने इलाके में देखता हूं, मेरे आसपास हर दिन 2, 4, 5 नाबालिग किसी केस में पकड़ाते हैं। चोरी में, चाकूबाजी में, मारपीट में नाबालिग पकड़ाते हैं। बालिगों को जेल हो जाती है, नाबालिग को सुधार गृह में डाल दिया जाता है। मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं है कि 1 घंटे के भीतर जमानत हो गई हो। ये एक अलग बात हो सकती है कि 2 करोड़ की गाड़ी अपने औलाद को, ऐसे नालायक औलाद को देने वाला कोई बिल्डर शायद यहाँ पे नहीं होगा मेरे आसपास। शायद ऐसा हादसा यहाँ नहीं हुआ होगा। जमानत मिल गई 1 घंटे के भीतर। जो मारे गए हैं उनके घर वाले देखकर हक्का बक्का हैं कि इस बुरी तरह मारा हमारे घर के लोगों को। जो 2 लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, लाइसेंस वाले थे, नाबालिग नहीं थे, उनको मार डाला वहीं पे मौके पे, और 1 घंटे में जमानत हो गई। हिंदुस्तान का कानून कितना अच्छा है, कितना नर्म दिल है, इसकी एक मिसाल देखते हैं। लेकिन मैं जमानत की शर्तों पे जाऊं उसके पहले पुणे से आई हुई खबर पढ़ना चाहता हूं। ये खबर बताती है कि ये लड़का जो है, शराबी लड़का, नशे में धुत लड़का, इसको पुलिस थाने में पिज़्ज़ा खिलाया गया। पुलिस ने पिज़्ज़ा खिलाया। पुलिस भी जानती है, बड़े बिल्डर जो रहते हैं किसी भी शहर के, उनको पुलिस जानती है। मेरे शहर में भी जो बड़े बिल्डर होंगे उनको पुलिस जरूर जानती होगी। पुलिस ने उसको पिज़्ज़ा खिलाया, वहां पर बुलाकर थाने में पिज़्ज़ा बुलाया, खिलाया इस लड़के को। जो लोग शिकायत करने आए थे उनके साथ बदसलूकी की भी पुलिस ने। जाहिर बात है, इतने बड़े बाप की इतनी नालायक औलाद, उसके खिलाफ अगर शिकायत करने लोग पुलिस में पहुंचे 2 लाशों के साथ, पुलिस का जिम्मा बनता है कि कार के दाम देखकर ऐसे नालायक नौजवान, उसकी हरकत देखकर, उसके बाप की औकात देखकर शिकायत करने वालों को डांटने का जिम्मा बनता है पुलिस का। वही उसने किया, कुछ ज्यादती नहीं की। मुझको ऐसा लगता है पुलिस किसी भी जगह ऐसा ही करेगी। क्यों करती है आप भी समझ सकते हैं। जिसका बाप इतना बड़ा हो, बिना नंबर प्लेट की 2 करोड़ की पोर्श दौड़ रही है। मुझको अगर ठीक याद पड़ता है तो इस पुणे में बिना हेलमेट लगाए अगर कोई मोटरसाइकिल भी चलाए तो उसका चालान हो जाता है। यहाँ 2-2 शराब खानों में घूम घूम कर ये लड़कों के साथ बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चल रही है, इसका कोई चालान भी नहीं हो रहा। और ये गाड़ी कल उठा के नहीं लाया था, शोरूम से चल रही थी कार। ये पुलिस का बर्ताव आपने देख लिया, पिज़्ज़ा खाने का, खिलाने का। अब आपको बतलाता हूं कि इस मामले में जमानत की शर्तें क्या हैं।
बड़ी दिलचस्प शर्तें हैं। हिंदुस्तान के कानून को आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। मुझको ऐसा लगता है कि दुनिया के कई देशों के लोग यहाँ पर ये कानून पढ़ने आएंगे। हिंदुस्तान के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी ये पढ़ाना चाहिए। ये जमानत का हुक्म जिस जज ने भी ये दिया है, महानता है उनमें, एक नर्म दिली तो है उनमें। कहीं का ऐसा था ना, एक कोई बात तो है उनमें, ऐसा ऐसे ही एक कोई बात तो है इस जज या मजिस्ट्रेट में, जो भी रहा होगा, एक बात तो है उसमें। वो गाड़ी के दाम भी जानता होगा, बाप को भी जानता होगा, लिखा होगा कागज में, इसलिए कह रहा हूं मैं कोई और इशारा नहीं कर रहा हूं। जो शर्त लगाई है जमानत देते हुए, उसमें लिखा है इस नाबालिग अभियुक्त को 15 दिन तक ट्रैफिक पुलिस के साथ चौराहे पर मदद करना होगा। 15 दिन तक चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस के साथ मदद करना होगा। सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। मैं इसीलिए निबंध पहले से कर रहा हूं। आप निबंध लिखना जान लीजिए। बहुत सारे लोग लिखना नहीं जानते हैं। मेरे अखबार में काम मांगने आते हैं, संपादकीय विभाग में रिपोर्टर या सब एडिटर बनने का। मैं कहता हूं कि आज के अखबार को देखो, उसमें से जिस खबर पर तुमको लिखना हो उसमें 300 शब्दों का एक निबंध लिख के मुझको दिखाओ। 50% से ज़्यादा लोग चले जाते हैं, छोड़कर नहीं लिख पाते हैं। इसलिए आपको हमेशा ये तैयारी रखना चाहिए कि 300 शब्दों का निबंध, और अगर आप बालिग हो चुके हैं तो हो सकता है आपको 500 शब्दों का भी निबंध लिखने की आदत डालनी चाहिए। हो सकता है कोई जज थोड़ा ज़्यादा लंबे निबंध की मांग कर ले। नाबालिग को शराब छोड़ने के लिए मनोचिकित्सक विशेषज्ञों से इलाज कराना होगा। आप अदालत की फिक्र देखिए। जिस बात से उसके बाप का वास्ता रहना चाहिए था, जिसकी खबर फिक्र उसके बाप को रहनी चाहिए थी, वो फिक्र अदालत कर रही है कि इसका इलाज करा दो भाई जरा। अदालत की फिक्र देखिए इस लड़के के लिए। मैं तो एकदम ही दंग हूं, मैं अभिभूत हूं इस अदालत की नर्म दिली से, इस अदालत की दरिया दिली से। आगे कहता है ये नाबालिग को शराब से छुटकारा पाने के लिए मुक्तांगन व्यसन मुक्ति केंद्र की मदद लेनी चाहिए। कितनी अच्छी बात है। एक बाप की 2 करोड़ की गाड़ी चौपट हो गई है, चोट लग गई है। सामने 2 नालायक मोटरसाइकिल सवार आ गए थे। मोटरसाइकिल कार के सामने आई, टकरा गई, कार को चोट लग गई। वो तो मोटरसाइकिल पे चलने वाले गरीब फटेहाल लोग थे, लेकिन ये तो कार महंगी थी, 2 करोड़ की कार थी। ये कार जितनी चौपट हो गई, बिना नंबर प्लेट की कार। तो नाबालिग को शराब की आदत से छुटकारा दिलाना चाहिए। ये भी अदालत ने उसके बाप के हिस्से की फिक्र की है। जो बाप को फिक्र करना चाहिए था नहीं कर पाया। जो शराब खानों को फिक्र करनी चाहिए थी कि नाबालिग दिखते हुए लड़कों को दारू न बेचे। मैंने तो आज तक दारू के धंधे वाले किसी की ऐसी कोई ईमान की बात नहीं सुनी है कि नाबालिग को दारू नहीं बेचेंगे। वहां तो कोई जानवर चले जाए नोट लेके तो उसको दारू बेच दें। अदालत ने एक और बहुत दिलचस्प शर्त लगाई है जमानत के लिए। अगर भविष्य में वह कोई दुर्घटना देखे तो उसे दुर्घटना पीड़ितों की मदद करनी होगी। मुझको लगता है कि अदालत के जज या मजिस्ट्रेट जो थे जुवेनाइल कोर्ट के, वो 2-4 पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगा देंगे कि ये लड़का ये तमाम काम कर रहा है कि नहीं, थोड़ा फिक्र करो भाई, कम उम्र लड़का है, इसकी जरा फिक्र करो। आपने देश में अदालत की कई तरह की शर्तें देखी होंगी। जो शराब पिए बिना भी टक्कर जिनसे हो जाती है, मैंने तो ऐसी जमानत उनकी भी नहीं देखी है। अद्भुत मामला है ये कानून के छात्र छात्राओं को पढ़ाने का मामला है। जो वकील पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं, उनको भी इस मामले की शर्तों को देखकर सबक लेना चाहिए कि अगर कोई जुवेनाइल अभियुक्त है, उनका नाबालिग अभियुक्त है,
तो उसको कैसे कैसे जमानत दिला सकते हैं। यहाँ मेरे प्रदेश में भरे पड़े हैं नाबालिग बिना जमानत के, गरीब लोग ढेर सारे हैं। इस अदालत को ये भी हुक्म दे देना था साथ में कि देश भर के जितने नाबालिग बिना जमानत के बंद हैं उनके लिए इनके बाप को वकील कर देना चाहिए। शायद उससे थोड़ा सा और भला हो जाता। इस बाप की 2 करोड़ की कार जैसी कुछ कारें कम हो जाती हैं। इसके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे उससे कुछ पैसा निकल के जिन गरीबों को वकील भी नसीब नहीं हो पाता, कम से कम उनका कुछ भला हो जाता अगर अदालत ऐसा करती तो। अब सवाल ये है, इस देश में कितने तरह के कानून हैं। नेताओं के लिए, सत्ता पे बैठे हुए लोगों के लिए अलग कानून है, पैसे वालों के लिए अलग कानून है, और जो सबसे ही गरीब लोग हैं उनके लिए जो कानून है, कल या परसों ही मैंने उनके बारे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिक्र जाहिर की है निचली अदालतों में जो मामले हैं उन मामलों को कैसे निपटाया जाए। देश में शायद 4.5 करोड़ मामले जिला अदालतों में, निचली अदालतों में पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट फिक्र कर रहा है कि उनको कैसे निपटाया जाए। मुझको ऐसा लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं मुख्य न्यायाधीश, वो भी महाराष्ट्र के हैं। उनको पुणे के इस जुवेनाइल कोर्ट के जज मजिस्ट्रेट को बुलाकर कुछ समझना चाहिए। 1-1 घंटे में जमानत देते चले जाओ, जेल भी खाली हो जाएगी, अदालतों का बोझ भी खाली हो जाएगा। मैं तो देख रहा हूँ एक एक व्यक्ति की जमानत के लिए नीचे की जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 15-15, 20-20 बार वकीलों को खड़े होना पड़ रहा है, तो भी जमानत नहीं हो रही है। जेल अलग भरी हुई है, कोर्ट अलग भरी हुई है, इतना एप्लीकेशन लगाना पड़ रहा है जमानत का, जमानत नहीं हो पा रही है। ये लड़का 1 घंटे में जमानत हो गई। जज साहब ने जितना कहा है, जब तक इसके पीछे 4-6 पुलिस वाले नहीं लगेंगे तब तक तो इतनी चीजों की निगरानी नहीं हो सकती। इतनी दिलचस्पी और केस का इस रफ्तार से डिस्पोजल, इस रफ्तार से निपटारा, देश के सुप्रीम कोर्ट को इस जज से कुछ सीखना चाहिए। कैसे ये किया जा सकता है, कैसे मामलों के बोझ को कम किया जा सकता है। ये एक अलग बात है कि इतने अरबपति लोग जो हैं, इनकी आल औलाद, ये संख्या में कितनी होगी, अदालतों में, जेलों में, थानों में कितनी होगी। अब मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनका बयान पढ़ रहा था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये लड़का चाहे 17 साल 8 महीने का है, नाबालिग होने के नाते उसको रियायत मिल गई है, लेकिन इसके खिलाफ पुलिस ऊपर की अदालत में अपील करेगी। और उन्होंने कहा थाने का सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा, अगर अभियुक्तों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात सामने आई तो तुरंत पुलिस वालों को निलंबित किया जाएगा। देख लेते हैं पिज़्ज़ा जो है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट माना जाता है कि नहीं। किसी गरीब को शायद 2 रोटी देने को भी स्पेशल ट्रीटमेंट मान लिया जाएगा। अरबपति की नालायक औलाद है जिसने 2 लोगों को मार डाला, उसको शायद पिज़्ज़ा खिलाना भी। अब मैं तो इसी बात पर हैरान हूँ कि नशा तो उतर गया होगा इस टक्कर के बाद, थाने ले जाने के बाद, उसका इंतजाम क्यों नहीं किया गया थाने में। क्यों थाने में, जिसको कुछ लोग, मैं तो नहीं जानता हूँ, मेरा दारू से बड़ा कम वास्ता है, जो लोग पीते हैं कुछ लोग बतलाते हैं कि सुबह सुबह जब नशा उतरते रहता है उस वक्त नशे को ठीक करने के लिए कुछ उतारा कहते हैं कि कुछ ऐसा कहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग कहते होंगे। इतना बड़ा लड़का इतनी बड़ी गाड़ी में पहुंचा था वहाँ पे, बाप इतना बड़ा, यानी मुझको तो ये लगता है कि देश में जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी है उनसे भी इसका बाप बड़ा होगा। 1 घंटे में जमानत हुई है बेटे की।
मुझको लगता है इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट तो वही गिनाता जब थाने में इसके लिए दारू का इंतजाम भी पुलिस करती है। जो पैसे वाले हैं, ताकतवर हैं, बड़े लोग हैं, इनके लिए जेल में, थाने में, ट्रेन में, सब जगह दारू का इंतजाम होता, सब जगह इंतजाम हो जाता है। किसी अकेली महिला के लिए हिंदुस्तान के ट्रेन में रात का सफर मुश्किल रहता है। रात के खाने के साथ दारू की बोतल खोल ली जाती है। तो फिर जेल और थाने की बात है, ये तो संगठित अपराध की जगह हैं। आपको ध्यान है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज थे अवध नारायण मुल्ला। मुल्ला नाम से आप ये मत समझ लीजिएगा मुसलमान थे, अवध नारायण से हिंदू थे, ये जान लीजिएगा। उन्होंने कहा था पुलिस जो है हिंदुस्तान की ये वर्दीधारी गुंडा है, यही सबसे बड़ा संगठित मुजरिमों का गिरोह है। इसी पुलिस ने वहां बैठा के इसको पिज्जा खिलाया है, इस लड़के को। रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे पिज्जा खिला रही है पुलिस इसको। क्या शर्मिंदगी कर लेगी महाराष्ट्र की सरकार। देश ऐसा ही है। इस देश में इंसाफ गरीब के लिए अलग है, पैसे वालों के लिए अलग है। मैं आपको बतलाऊं, अगर इतनी बड़ी खुली खबर नहीं रहती, खुली घटना नहीं रहती, तो हो सकता है कि अखबारों में भी ठीक से खबर नहीं छपी रहती। बड़े लोग पकड़ाते हैं ना बलात्कार के मामले में, बड़े बड़े अखबारों में खबर नहीं छपती। रिपोर्टर जो हैं उनको कहा जाता है पहले विज्ञापन वालों से पूछ लो, इनकी फर्म का, इनकी कंपनी का, इनके बिजनेस का विज्ञापन तो नहीं आता है हमारे यहाँ। विज्ञापन अगर आता है तो फिर बलात्कार वगैरह को बड़ी घटना मानना गलत है। मैं आपको बतलाता हूँ, बहुत पैसे वाले लोग अगर रहते हैं, बड़े नेता रहते हैं, उनकी आल औलाद बलात्कार भी कर दे तो भी नहीं छपता नाम से। बहुत हौसला अगर हो जाता है तो थोड़ा बहुत छपता है, एक प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे पर ऐसा आरोप लगाया गया है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया है, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है इसके कि हम इनका नाम छाप सकें। ये सबसे बड़ा हौसला रहता है मीडिया का। ऐसा ही कुछ पुलिस का भी रहता है। मैं जज के हौसले की बात नहीं करता, उन्होंने जो कहा है वो आपके सामने है। मैं सच कहूँ आपसे तो मैं बहुत हैरान भी नहीं हूँ इसको देखकर। हिंदुस्तान का लोकतंत्र ऐसा ही है। इस लोकतंत्र में गरीब और अमीर के बीच फासला इतना ही है। बड़े बड़े लोग, मुंबई के एक फिल्म स्टार का याद है ना आपको, कार से कुचल डाला था, 4-5 लोगों को मार डाला था। क्या हुआ उसका? साबित हो जाएगा कि ड्राइवर चला रहा था, फिल्म स्टार चला ही नहीं रहा था। तमाम बड़े लोग जो हैं उनके लिए एक अलग कानून रहता है, उनके लिए पुलिस भी अलग रहती है, उनके लिए अदालतें भी अलग रहती हैं, उनके लिए पूरा लोकतंत्र अलग रहता है। मुझको तो ऐसा लगता है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कानून के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये भी पढ़ाना चाहिए कि वंचित को कैसे बचाया जाए और संचित को कैसे बचाया जाए। दो अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है इसकी। बड़े ताकतवर पैसे वाले जो बलात्कारी हैं वो सांड जैसे घूम रहे हैं देश में, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। सांडों की तरह के घूम रहे हैं देश में। और रोज मुझको मेरे प्रदेश से 5, 10, 15, 20 ऐसे दीनहीन, गरीब, फटेहाल लोगों की तस्वीरें मिलती हैं। बहला फुसला कर बलात्कार किया, शादी का वायदा करके बलात्कार किया और गिरफ्तार हुआ। मेरी हमदर्दी नहीं है उनके साथ कि इनको क्यों गिरफ्तार किया। मेरी हैरानी है कि जो लोग इतने ताकतवर हैं, सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं, पैसों के नशे में डूबे हुए हैं, जो संसद और विधानसभा में बैठे हुए हैं, इन लोगों के ऊपर क्यों उसी पैमाने से कार्रवाई नहीं होती? क्या इसके बाद भी हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा करना है? कब तक करेंगे भरोसा?
मैं कानून तोड़ने के लिए नहीं उकसा रहा हूँ आपको, मैं आपको जगाने की बात कर रहा हूँ। जो हमारे यहाँ कानून है, जो व्यवस्था है, जो अमल है, जो पुलिस है, अदालत है, इसके हाल को देखिए। ये कब तक ऐसा रहेगा? संख्या में तो गरीब इतने हैं कि किसी भी सरकार को पलट डालें पल भर में। ये जो लड़का है 2 करोड़ की कार में जिसने मारा है 2 लोगों को, इसके जैसे लोग गिनती में 1% भी नहीं है देश में। शायद 10-20 हजार, 1 लाख ही होंगे इसके जैसे पैसे वाले। जो 99% से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, कानून जिनके खिलाफ हथियार लेके खड़े रहता है, कानून की देवी तराजू लेके नहीं खड़े रहती, वो तलवार लेके खड़े रहती है गरीबों के लिए, और तश्तरी लेके खड़े रहती है पिज़्ज़ा लेके इनको खिलाने के लिए। समझ रहे हैं ना आप? कानून की देवी के हाथ में, दोनों हाथ उसके व्यस्त हैं। एक में तलवार है गरीबों को निपटाने के लिए, दूसरे में प्लेट है जिसमें पिज़्ज़ा है खाने में खिलाने के लिए। कब तक चलेगा ये? लोग तो कहते हैं कि लोकतंत्र धीरे धीरे विकसित होता है, अधिक सभ्य होता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में पैसों की लाठी है, सत्ता की लाठी है, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक भैंस उसी की है। फिर भले वो आदमी विदेशों से आके 2 मिनट पहले ही उतरा हो पहली बार हिंदुस्तान में, अगर उसके पास पैसों और सत्ता की लाठी है तो भैंस उसी की है। जिसके भैंस पे हाथ धर देगा उसी की रहेगी। सोच के देखिएगा इस बारे में। निबंध लिखना भूलिएगा मत। स्कूल के समय आपने लिखा होगा, हर सब्जेक्ट पे निबंध लिखिए। 300 सब्जेक्ट की निबंध लिखने की तैयारी रखिए। अपने बच्चों को, नाबालिग बच्चों को अगर आप गाड़ी देते हैं, दुपहिया देते हैं, चौपहिया देते हैं, नाबालिग है गए बच्चे आपके, निबंध की प्रैक्टिस अभी से करवाइए। वरना मान लीजिए कोई बहुत ही जल्लाद किस्म का जज आ जाए, वो कहे 300 शब्द का निबंध लिख के बतलाओ तब छोड़ूंगा जमानत पर, पता लगेगा कि 1 दिन भीतर रह जाना पड़ेगा। ऐसी औलाद ने 300 शब्द कभी लिखे नहीं है जिंदगी में, उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आप जज की रहमी पर, जज की रहमी पर, नरमी पर आप भरोसा कर सकते हैं कि वो कुछ भी लिख के आ जाए, उसको पास कर देंगे, जज साहब नंबर दे देंगे। सोच के देखिएगा हम किस हाल में जी रहे हैं, कैसा देश है ये। आप अगर ऊपर के 1% में हैं तो भी आपको निबंध लिखना तो बच्चों को सिखाई देना चाहिए। बल्कि एक मास्टर को भाड़े पे ले लीजिए, पूरा घर बैठकर उसके साथ डाइनिंग टेबल पर निबंध लिखिए 10-20 विषयों पर। तैयार ही रहना चाहिए। आपके पास हेलमेट रहे न रहे, सीट बेल्ट रहे न रहे, गाड़ी पे नंबर प्लेट रहे न रहे, आप होश में रहो न रहो, आपके पास निबंध लिखने की ताकत रहनी चाहिए। इतना निबंध लिखने की ज़रूरत तो मुझको अखबार के एडिटोरियल पेज पर रोज़ संपादकीय लिखने के लिए भी नहीं लगती है। इससे कम ही है मेरी ज़रूरत। मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग नहीं लिख पाएंगे 300 शब्द का निबंध, उनका क्या होगा। जज साहब कितना नंबर देंगे, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। फ़िलहाल आप तैयारी कीजिए 300 शब्दों के निबंध की। वही चीज़ आपको बचा सकती है अगर आप पैसे वाले हैं तो। अगर आप गरीब हैं तो भूल जाइए, फिर आप वकील के चक्कर में पड़िए। अगर आप पैसे वाले हैं तो जज फिर आपके साथ है। अगर आप गरीब हैं तो वकील का भाड़ा, वकील की फीस, आने जाने का भाड़ा वकील का, वकील की फीस, ये सब इंतजाम करके रखिए। फिर मिलते हैं। मैं आज इस रिपोर्ट के बाद, इस एडिटोरियल के बाद क्या सलाह दे सकता हूँ? शायद यही कि दारू पिए हुए हालत में गाड़ी मत चलाएं। शायद यही कि दारू पीकर अगर कोई चला रहे हैं तो साथ में भी मत बैठें। मेरा एक हादसा ऐसा हो चुका है, मैं दारू पिया हुआ नहीं था।
जो चला रहा था वो दारू पिया हुआ था। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मैं 6 महीने बंधे रहा, बदन को पूरा लकवा मार गया था, बदन गर्दन से नीचे। 6 महीने लगे थे मुझको ठीक होने में, बरसों लगे थे पूरी तरह ठीक होने में। उस दिन से मैंने कान पकड़ा है कि दारू पीने वाले के साथ मैं कभी नहीं बैठूंगा गाड़ी में, पिए हुए के साथ। आप भी सोचिए, मैं केवल एक सोचने के लिए मुद्दा छोड़ के जा रहा हूँ। आप खुद अगर दारू पीते हैं तो पी के मत चलाइए, रिक्शा करके घर चले जाइए, पैदल चले जाइए, न पिए तो और ज़्यादा अच्छा है। पिए हुए के साथ मत बैठिए उसके गाड़ी चलाने में। जिंदगी और मौत में फासला एकदम ही घट जाता है। अगर गाड़ी चलाने वाले लोग, मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग पिए हुए हैं तो समझ लीजिए वो घर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। बस आज की सलाह इतनी, फिर मिलेंगे।